नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ में। साल की शुरुआत में मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया था कि इस साल मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा और जनवरी का महीना इस लिहाज से मेरे लिए काफी अच्छा रहा। मैंने जनवरी के महीने में 7 किताबें पढ़ी और आज की वीडियो में मैं उन्हीं किताबों के बारे में बात करूंगा। कैसा लगा मुझे वो किताबें पढ़कर और क्यों वो किताबें आपको भी पढ़नी चाहिए, वो एक एक करके वो सारी किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। इस साल की शुरुआत में मैंने एक चीज तो क्लियर कर ली थी कि इस साल मुझे उन राइटर्स को जरूर पढ़ना है जिनके बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ है, मगर फिर भी मैं उनकी कोई किताब आज तक पढ़ नहीं पाया हूँ, जैसे कि इसाक आसिमोव, मार्गरेट एटवुड वगैरह। लेकिन अब सवाल ये था कि उनकी कौन सी किताब पहले शुरू करूँ, तो फिर मैंने चैट जीपीटी वगैरह में डाली इस चीज को कि ये कुछ राइटर्स हैं और इनके जैसे और राइटर्स मुझे बताओ और फिर मुझे बताओ कि इनमें मुझे सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और किताबों का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट दी और उसके हिसाब से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। तो जब भी रोबोटिक्स की या एआई की या चैट जीपीटी वगैरह की बात होती है तो इसाक आसिमोव का नाम बहुत बार आता है। तो फिर चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि सबसे पहले आपको उनकी आई रोबोट किताब पढ़नी चाहिए। आई रोबोट 7-8 कहानियों का संग्रह है जिसके अंदर इसाक आसिमोव रोबोटिक्स के 3 रूल देते हैं। चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद में लोग इतना एआई की बात करते हैं, वो बंदे ने 1950s में रोबोटिक्स और एआई के बारे में लिखा हुआ है और उसने जो 3 रूल दिए थे वो आज भी रोबोटिक्स की और एआई की दुनिया में फॉलो होते हैं। पहला रूल है कि कोई भी रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हुए देख भी नहीं सकता। यानी कि अगर कोई इंसान है वो बिल्डिंग से गिर रहा है तो रोबोट इस चीज को सिंपली बैठे हुए देख नहीं सकता, उसको उस इंसान को बचाना ही पड़ेगा। दूसरा रूल है कि उसको इंसानों के सारे डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी बशर्ते वो पहले नियम के साथ वो टकराते नहीं हो। यानी कि अगर कोई इंसान बोलेगा कि दूसरे इंसान को मारो तो रोबोट नहीं मारेगा। तीसरा है कि उससे अपनी रक्षा करनी है हमेशा, लेकिन पहले दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए। यानी कि अगर मालिक ने कोई बात बोली है, मान लो कोयले की खदान से कुछ निकाल के लाना है जहाँ बहुत गर्मी है, तो उसको अपनी जान तो बचानी ही है, पर मालिक का जो काम है वो भी करके लाना है, कुछ उसको रास्ता ढूंढना है। और अगर उसको कुछ ऐसा हो रहा है कि उसकी खुद की जान जा रही है और साथ में किसी इंसान की भी जान जा रही है, तो वो इंसान को पहले बचाएगा बजाय खुद को बचाने के। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और ये रूल्स आज भी एआई में फॉलो होते हैं। इन रूल्स को आधार बनाकर उन्होंने 7-8 कहानियां लिखी हैं। वो 7-8 कहानियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये ना ब्लैक मिरर और शर्लॉक होम्स का कॉम्बिनेशन है। जो 7-8 कहानियां हैं इन सभी के अंदर इन 3 रूल्स को लेके एक डिलेमा बनता है और उन डिलेमास के अंदर कुछ मिस्ट्री है और फिर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं। बहुत शानदार तरीके से लिखी गई कहानियां हैं और ये किताब को पढ़ने के बाद एक नई दुनिया खुलती है आपके लिए, एक नया सोचने का तरीका बनता है आपके लिए। तो मेरी तरफ से ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने आज तक साइंस फिक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको आई रोबोट से शुरुआत करनी चाहिए, और अगर आपने साइंस फिक्शन पढ़ा हुआ है और फिर भी अगर आपने आई रोबोट नहीं पढ़ी है तो आपको आई रोबोट पढ़कर बहुत मजा आएगा। फिर जो दूसरी किताब मुझे पढ़नी थी वो मेरे दिमाग में था कि मुझे अगाथा क्रिस्टी की कोई किताब जरूर पढ़नी है। शायद आप सब जानते होंगे कि अगाथा क्रिस्टी सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑथर है, सबसे ज्यादा किताबें उनकी बिकी हैं और उनमें से फिर जो सबसे ज्यादा उनकी मशहूर किताब है वो है एंड देन देयर वर नन। इस किताब के अंदर 10 स्ट्रेंजर्स हैं जो किसी एक आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर उनको बुलाया जाता है कुछ बहकावा देकर, और फिर वो किसी अलग अलग मकसद से वहां पर आते हैं और फिर उनको आने के बाद मालूम चलता है कि अब वो इस आइलैंड से वापस नहीं जा सकते, वो कैद हो गए हैं और उन सभी का कुछ सीक्रेट है। वो सभी किसी तरीके से उनके कुछ पास्ट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो यहाँ पर है और फिर उसके बाद वो एक एक करके मरने लगते हैं। और ये जो कहानी है इसको हु डन इट टाइप बोलते हैं कि किसने किया, लेकिन उससे ज्यादा इसमें ये सवाल है कि कैसे हो रहा है, ये कौन है जो सबको मार रहा है और कैसे मार रहा है। बहुत ही शानदार किताब है ये, बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही स्पेक्टेकुलर तरीके से लिखी गई किताब है, बहुत ही मजा आता है, आप किताब के साथ दौड़ते हो। किताब की स्पीड बहुत अच्छी है। अगाथा क्रिस्टी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती अपने रीडर्स का। आप बस एक सिटिंग में किताब लेके बैठते हो और जब तक आप किताब खत्म नहीं कर दोगे ना तब तक आपका मन ही नहीं मानेगा। मेरे से पूछो कि यार मुझे इस मिस्ट्री और सस्पेंस की कोई एक किताब अगर मुझे पढ़नी हो अपनी जिंदगी में तो मैं कौन सी पढ़ूं, तो आपको एंड देन देयर वर नन पढ़नी चाहिए। फिर जब मैंने एंड देन देयर वर नन खत्म की मुझे इतना मजा आया किताब पढ़ के, और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको किसी लेखक को पढ़ने में मजा आ जाए ना तो फिर आपको उस लेखक को लगातार पढ़ना चाहिए ताकि आप उसकी थिंकिंग में घुस सको, उस तरीके से सोच सको। फिर दूसरी बुक मैंने शुरू की द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। इस किताब के अंदर शहर के एक बहुत ही नामी गिरामी आदमी का खून हो जाता है और उससे जुड़े हुए सारे लोग शक के दायरे में हैं, जो उसके नौकर हैं, उसके रिश्तेदार हैं, सब लोग शक के दायरे में हैं। और अगाथा क्रिस्टी का जो मशहूर जो डिटेक्टिव है हरक्यूल पॉयरोट वो इस शहर के अंदर होता है और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। जब वो इस केस की छानबीन करता है तो वो पाता है कि हर कोई झूठ बोल रहा है, हर किसी के पास झूठ बोलने की एक वजह है और हर किसी के पास एक वजह है उस नामी गिरामी आदमी को मारने की। तो फिर कैसे वो इन सब जो इतने सारे झूठ हैं इनके बीच से सच निकाल के लाता है और सबके जो छोटे छोटे जो झूठ के पीछे छिपे हुए सच हैं इनको मिला के एक बड़ा सच बनाता है। और उसके बाद जो इस किताब का फाइनल ट्विस्ट है वो इतना बड़ा ट्विस्ट है, इतना बोल्ड ट्विस्ट है कि उस जमाने में लोग गुस्सा हो गए थे अगाथा क्रिस्टी से कि आप ऐसा ट्विस्ट कैसे दे सकते हो, ये तो धोखा हो गया आपके रीडर्स के साथ में। ये किताब बहुत
कंट्रोवर्शियल रही थी अपने इसी एंडिंग की वजह से। तो अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हो जिसकी ट्विस्ट एकदम बोल्ड हो, यानी इतना बड़ा ट्विस्ट कि आपको आइडिया नहीं लगेगी इतना बड़ा ट्विस्ट भी हो सकता है किताब में, और इस किताब ने ना एक जॉनर डिफाइन कर दिया था कि इस किताब से पहले उस तरह की एंडिंग या उस तरह की तरीके से किताबें नहीं लिखी जाती थी। तो अगर आपको कोई ऐसी किताब चाहिए जिसके अंदर बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट हो तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद फिर मैं निकला अगाथा क्रिस्टी की तीसरी किताब की तरफ, वो है द मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस। इस किताब की कहानी भी ऐसे ही है कि एक ट्रेन है, वो कहीं पर जाके फंस जाती है और उसके चारों ओर स्नो है, तो ना कोई ट्रेन से अंदर जा सकता है ना कोई ट्रेन से बाहर जा सकता है, और फिर किसी का कत्ल हो जाता है। इस ट्रेन के अंदर भी हमारा हरक्यूल पायरेट है और वो जिम्मेदारी लेता है इस केस को सॉल्व करने की, और फिर वो सबसे पूछताछ करता है। इंटरोगेशन में ना एक कंसेप्ट होता है एलिबाई का मतलब ये होता है कि हमेशा पूछा जाता है कि जब ये गुनाह हुआ तो आप कहाँ थे, और फिर कोई इंसान इस चीज की गवाही देता है कि यार जब ये गुनाह हुआ तब ये इंसान तो मेरे साथ था या ये वहां पर था। तो इस चीज को एलिबाई बोलते हैं। मगर क्या हो, जिस इंसान की गवाही मानी जा रही है वो इंसान खुद शक के दायरे में हो, यानी कि उस ट्रेन के अंदर हर किसी के पास वजह है उस इंसान को मारने की, और इसीलिए जो लोग बोल रहे हैं ना कि जो गवाही दे रहे हैं यार ये तो मेरे साथ था वो तो मेरे साथ था, तो हो सकता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और सब एक दूसरे की गवाही पे टिके, लेकिन किसी की भी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर से हमारा हरक्यूल पायरेट इन सब झूठ के बीच से एक सच निकाल के लाता है। और ये किताब भी बहुत फेमस है अपनी एंडिंग के लिए। ये आज से पहले ऐसी एंडिंग किसी भी राइटर ने नहीं लिखी थी और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसके बाद तो बहुत सारी मूवीज में इस चीज के रेफरेंस देखने को मिले हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है वाइल्ड टेल्स के नाम से। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी भी आपको देखनी चाहिए। उसकी जो पहली कहानी है, अगर आपने वो मूवी देखी है और वो पहली कहानी आपको याद है तो आपको क्लू मिल जाएगा कि इस किताब के अंदर वो जो एंड में ट्विस्ट है वो कैसा है। बहुत ही शानदार किताब है और वो मूवी वाइल्ड टेल्स भी बहुत अच्छी है, आप दोनों देख सकते हो। और अगली किताब है मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड्स टेल, और ये किताब मुझे जरूर पढ़नी थी। मार्गरेट एटवुड की मैंने आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी थी। ये इनका सबसे मशहूर काम है और सबसे मुकम्मल काम भी बोलते हैं इसको। इसकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, इतनी पोएटिक लैंग्वेज है, लेकिन साथ में वो आपको छलनी भी करती है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि नियर फ्यूचर में एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत गिर चुकी है और बहुत कुछ गिनी चुनी औरतें हैं जो आज भी बच्चे पैदा कर सकती हैं, और फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है एलिट क्लास के लोगों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए, और उनके पास कोई राइट्स नहीं है। उनका बोलना, उनका सोचना, उनकी हर एक हरकत पर नजर रहती है, उनके पास बिल्कुल भी आजादी नहीं है। ये किताब बहुत मशहूर है, पॉप कल्चर के अंदर एकदम परमेट कर चुकी है। कहीं भी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं तो औरतें वो हैंडमेड की जो यूनिफॉर्म है इस किताब के अंदर उसको पहन के प्रोटेस्ट में आती हैं। इस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। इस किताब को पढ़ने के बहुत दिन बाद तक आप इस किताब के बारे में सोचते रहते हो और आपका मन करता है कि लोगों से बात करो इस किताब के बारे में। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब था, और जब मैंने उनके इंटरव्यूज पढ़े तो मैं बहुत शॉक हुआ ये जानकर कि उन्होंने बोला कि इस किताब के अंदर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है औरतों के साथ होते हुए जो कि आज तक नहीं हुआ है। यानी कि जो भी क्रूरता और जो भी भयावहता उन्होंने इस किताब के अंदर दिखाई है वो सब कुछ औरतों के साथ में या तो हो चुका है या हो रहा है। तो बहुत ही शानदार किताब है। और अगली किताब जो मैंने पढ़ी वो है आर अश्विन की आई हैव द स्ट्रीट्स। कुछ किताबों को पढ़कर आपको इतना मजा आता है ना, वही मेरे साथ में हुआ। मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो मुझे इस किताब को पढ़कर बहुत मजा आया कि कैसे एक जो छोटा बच्चा होता है वो जो क्रिकेट खेलने के बारे में सोचता है तो वो किन किन परेशानियों से गुजरता है, वो आर अश्विन ने बहुत शानदार तरीके से इस किताब के अंदर दिखाया है। जिस तरह के वो बॉलर हैं, जिस तरह के वो क्रिकेटर हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही किताब लिखी है। जो यूनिकनेस दिखती है एज अ प्लेयर उनके अंदर, वो आपको इस किताब के अंदर भी दिखती है। बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जो पढ़कर एकदम मजा आ जाता है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे की थी। इन्होंने बहुत रन्स बनाए अपने स्कूल के लिए, अपने क्लब के लिए, और अंडर 17 ट्रायल्स के अंदर ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन गए थे। 17 साल की उम्र तक तो ये ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे, और उस अंडर 17 ट्रायल्स के अंदर चेतेश्वर पुजारा भी थे, रोहित शर्मा भी थे, और उसके अंदर अनिरुद्ध श्रीकांत भी थे जो क्रिस श्रीकांत के बेटे हैं। चेतेश्वर पुजारा का सिलेक्शन नहीं हुआ था और आर अश्विन का हुआ था, यानी कि अंडर 17 में आर अश्विन वाज अ बेटर बैट्समैन देन चेतेश्वर पुजारा। और वो बहुत सारे प्लेयर्स से जुड़े हुए भी बहुत दिलचस्प वाक्य बताते हैं, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर जब वो गए और जब वो धोनी से मिले तो उन्होंने बताया कि पहला सीजन तो धोनी ने उन्हें ऐसे ही बैठा दिया, उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया। कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं कि वो किसी प्लेयर को लेते हैं और वो प्लेयर उतना अच्छा नहीं होता है तो फिर वो उसको अच्छा प्लेयर बनाते हैं और फिर वो उसको खिलाते हैं। धोनी ऐसा नहीं है, वो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी रेस में घोड़े हो तो जब तक आप विनर घोड़े नहीं हो तब तक धोनी आपको अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे। मतलब धोनी ना वेट करते हैं कि
ये प्लेयर कब खिलाने लायक बनेगा। और इसीलिए आर अश्विन बोल रहे थे कि मेरे को जब धोनी ने बोला कि तुम खेलोगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत थी कि धोनी अगर किसी बंदे को मैच में खिला रहा है इसका मतलब ही इज मैच रेडी। वो मतलब सौरव गांगुली के टाइप के नहीं थे कि वो प्लेयर्स को खिलाएंगे, उन्हें बैक करेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे। वो अगर खिला रहा है तो ये बड़ी बात। और वो उस किताब में दिखाते हैं कि एक युवा के लिए कितना मुश्किल होता है किसी भी स्पोर्ट्स को परस्यू करना, कि आप खेल रहे हो, आपको चोट लग गई, फिर आप 5 महीने के लिए आपको रेस्ट बोला गया, आपको हिलना भी नहीं है, लेकिन उसी दौरान कोई और इंसान है जो प्रैक्टिस कर रहा है और फिर हो सकता है कि 1 साल बाद या जब आप टीम में जाओ तो आपकी टीम में जगह ही नहीं बचे, कोई और ओपनिंग बैट्समैन आ गया होगा टीम के अंदर। बहुत सारी चोटें लगती हैं और जब हम देखते हैं कि जैसे बुमराह है या शमी है, जब इतने बड़े खिलाड़ियों को जब चोट लगती है तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा है वो पे कर सकते हैं, लेकिन जब एक बहुत छोटे लेवल पर चोट लगती है जैसे इनको लगी, अश्विन को लगी थी, नहीं होते पेरेंट्स के पास में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए सर्जरी के लिए। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स परस्यू करके अगर अपना नाम बना लेते हो, आप बड़े बन जाते हो, तो ये बहुत बड़े लक की बात है। बहुत लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, लेकिन किसी इंजरी की वजह से या किसी पॉलिटिक्स की वजह से कोई सिलेक्टर जा रहा था, उन्होंने नमस्ते नहीं किया, वो टीम में नहीं आ पाते, वो क्रिकेट में और किसी भी स्पोर्ट्स में वो अपनी जगह नहीं बना पाते। तो ये सब चीजें जो है ना, जो परेशानियां, जो स्ट्रगल्स एक प्लेयर्स के जीवन में आती है, ये किताब बहुत शानदार तरीके से बताती है और वो लिखी बहुत शानदार तरीके से है कि आपको अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। हम जब बचपन में खेलते थे डबल बैट आउट होते थे, ग्राउंड से बाहर जाना आउट होता था, 3 बार पैर पे लगना आउट होता था, पता नहीं ये रूल कैसे बनते थे। बहुत ही शानदार किताब है। अगर आपको अपने बचपन के दिन याद करने हो, क्रिकेट खेलने वाले दिन, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और 7वीं किताब मैंने जो इस महीने पढ़ी वो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ 10 किताबों के ऊपर। मुझे लगता है कि आज अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस किताब को उस सूची में जरूर जगह दूंगा। हिंदी साहित्य प्रेमियों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़कर आपके अंदर बहुत कुछ बदलेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस किताब को एक आत्मकथा के तौर पर लिखा है, लेकिन अगर ये किताब आत्मकथा के तौर पर नहीं भी लिखी होती और वो बोलते कि ये कहानी है, तो भी अपने आप में बहुत शानदार कहानी है। और फिर ये सोचना कि ये जिंदगी किसी ने जी है, ये एकदम नरक जैसी जिंदगी किसी इंसान ने जी है। किताब में जो मेन जो विषय वस्तु है वो ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक चूड़ा जात होती है यूपी में, तो वो चूड़े जात के हैं और किस तरह से उन्हें उस जाति में जन्म लेने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो अच्छी बात है किताब के अंदर की वो ना बहुत ही प्रीची तरीके से नहीं लिखी गई, तो वो ना फिर कुछ भाषणबाजी लगती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पर्सनल कहानी बताई है कि मेरे साथ ये हुआ है। इसीलिए ये किताब ना बहुत पर्सनली टच भी करती है। जैसे वो बताते हैं कि पहले तो उन्हें स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, फिर किस तरह से उनके पापा ने लड़ झगड़ के उनको स्कूल में भेजा, तो उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था, बात बात पे मारा जाता था, पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी, पूरी धूल उनके मुंह में घुस जाती थी। उनके पिताजी और उनके भाई उनसे घर का काम नहीं कराते थे और हमेशा बोलते थे कि तू पढ़ाई लिखाई कर बेटा, जात सुधारनी है। जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनके जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल उतारने का काम चूड़ों को दिया जाता है। जिस भी ऊंची जाति के लोग के आप काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनका जानवर मरेगा तो उसको वहां से उठाना है आप। तो वो उठाते हैं, फिर वो उठाने के बाद में वो चाचा भी थोड़ा सा ऐसे नकारा टाइप में होता है, तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर वो उसको बोलता है कि चल आगे की खाल तू उतार। तो बेचारा पढ़ने लिखने वाला बंदा, वो बेचारा जो पेन चलाता है उसने कभी चक्कू चलाया नहीं होता है और उसको बोलता है कि तू खाल उतार। और वो जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि वो बेचारा धीरे धीरे करके खाल उतार रहा है, उसको बदबू आ रही है, उसको उल्टी आ रही है, और वो पहले खाल उतार लिया, फिर वो गट्ठर लेके चलते हैं, तो इतना भारी गट्ठर वो छोटा सा बच्चा अपने सर पर रख के चलता है। फिर बोलता है कि चाचा ये स्कूल आ रही है, स्कूल पार करा दो, उसके बाद में ले लूंगा। वो चाचा मानता नहीं है, तो वो अपनी स्कूल के सामने से वो गट्ठर लेके जाता है। और वो ऐसी एक और वाकया है कि जिसके अंदर ये लोग सुअर पालते हैं, तो एक त्योहार होता है उस पे सब लोग इनसे सुअर खरीदते हैं। तो एक आदमी इनसे सुअर खरीद लेता है और क्योंकि इसके पापा बहुत बिजी होते हैं तो वो इसके ऊपर सुअर ला देते हैं कि तू डिलीवरी करके आओ उसके घर पे। फिर वो जाता है और जब उसके यहाँ वो सुअर रख के आता है तो फिर वो बोलता है कि हमें इसकी बलि देनी है, मार इसको। तो वो छोटा सा बच्चा है, वो बोलता है कि मैं नहीं मारता सुअर वगैरह, मेरे को नहीं मारना आता, मैंने नहीं मारा आज तक। नहीं तुझे मारना पड़ेगा। तो उसके हाथ में चक्कू दे देते हैं कि मार। और वो कैसे वो चक्कू धीरे धीरे करके उसके अंदर घोपते हैं, कैसे खून की पिचकारी निकलती है उनके चेहरे पे, उनके पूरे बदन पे खून ही खून। वो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने वो सीन लिखा है। तो ऐसे ही बहुत कुछ है इस किताब के अंदर जो पढ़कर आपको अंदर से झकझोर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तानी के तौर पर और एक इंसान के तौर पर आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ किताबों में ये किताब बिल्कुल है, कोई भी ऐसी सूची बिना इस किताब के अधूरी है। तो ये था मेरे जनवरी की पढ़ाई का लेखा जोखा। आपने इस महीने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और इस महीने आप कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। जल्दी मिलता हूँ आपसे मेरे नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।